कैन अर्जेंटीना डिफेंड देयर फीफा वर्ल्ड कप क्राउन? क्या ब्राज़ील आखिरकार अपना वर्ल्ड कप ड्रॉट ख़त्म करेगा, या फिर कोई डार्क हॉर्स नेशन जैसे जापान पूरी दुनिया को हिला देंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत के? तो स्वागत है फुटबॉल फैंस आप सबका। गाइस, आज हम सब ब्रेक डाउन करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े कंटेंडर्स और प्रिडिक्ट करेंगे कि ये महासंग्राम आखिर अनफोल्ड कैसे हो सकता है। तो पिछली बार हमने देखा था फुटबॉल के ग्रेटेस्ट फाइनल्स में से एक, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, 3-3 का माइंड बॉगलिंग थ्रिलर। एक ऐसा फाइनल जिसे फुटबॉल फैंस शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। और पर्सनली मुझे लगता है कि अर्जेंटीना उस फाइनल में ओवरऑल बेटर साइड थी। उन्होंने ज़्यादा कंट्रोल दिखाया, ज़्यादा कैरेक्टर दिखाया, ज़्यादा एनर्जी दिखाई। और जब प्रेशर पीक पे था, जब एम्बाप्पे ने 2-2 से ड्रॉ कर दिया था, 2 गोल लगातार मारे थे, तो उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि करंट अर्जेंटीनियन स्क्वाड धीरे धीरे एज कर रही है। उनके की प्लेयर्स अब अपने करियर के लास्ट फेज़ में हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके चांसेस पिछले वर्ल्ड कप से के मुकाबले थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए वो है अर्जेंटीना टीम की मेंटालिटी, इन प्लेयर्स की मेंटालिटी। ये फाइटर्स हैं, ये वॉरियर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दे वांट मोर, दे आर ऑलवेज हंग्रियर एनिमल्स। तो अर्जेंटीना को कभी भी रेस से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो ऑनेस्टली मुझे अगर किसी एक टीम को टूर्नामेंट का फेवरेट रखना हो ना, तो वो फ्रांस ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वाड डेप्थ, मिडफील्ड वर्ल्ड क्लास, डिफेंस वर्ल्ड क्लास, अटैक बिल्कुल रिडिकुलस। फ्रांस के अटैकिंग पोजीशंस में कंपटीशन देखकर ऐसा लगता है कि फीफा करियर मोड स्क्वाड रियल लाइफ में आ गई है। जैसे किलियन एम्बाप्पे, माइकल ओलिसे, जो मेरे हिसाब से इस सीज़न के वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स में से एक रहे हैं। डेज़रे डुए, जो चैम्पियंस लीग जीत के आ रहे हैं। उस्मान डेम्बेले, 2025 के बैलन डोर विनर, जो अपने करियर का सबसे खतरनाक फुटबॉल, सबसे एक्सप्लोसिव फुटबॉल खेल रहे हैं। और सबसे क्रेज़ी बात इनमें से ये है कि कुछ प्लेयर्स को बेंच पर बैठना पड़ेगा। सोचो भाई, बेंच पर बैठना पड़ेगा इस बार। जिन प्लेयर्स को दूसरी नेशनल टीम्स अपना सुपरस्टार मानती है ना, तो फ्रांस उन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर सकता है। इसीलिए बिना किसी हेजिटेशन के मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रांस आर दी आउटराइट फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। बिकॉज सिर्फ क्वालिटी की वजह से नहीं कह रहा ये मैं। 2025 का जो दर्द होगा वो भी उनके सीने में होगा। महसूस किया था उन्होंने, हार महसूस की थी 2022 में। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। फुटबॉल में कुछ चीज़ें टैलेंट से भी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और उनमें से एक क्या होगा, रिवेंज। तो फ्रांस के पास टैलेंट भी है, डेप्थ भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मोटिवेशन भी है। और यही मोटिवेशन और कॉम्बिनेशन उन्हें टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक कंटेंडर बनाएगा। अब बात करते हैं जिसका एक अलग ही ऑरा था, एक ऐसी टीम जिसने इंटरनेशनल फुटबॉल को रीडिफाइन कर दिया था। 2008, 2012, 2010, 2008 के यूरोज़, 2010 का फीफा वर्ल्ड कप, 2012 के यूरोज़, 3 मेजर ट्रॉफीज़ लगातार जीत दी गाइस। अगर आप फुटबॉल देखते हैं ना, तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, स्पेन। और सच कहूँ तो स्पेन एक बार फिर से दुनिया की सबसे एक्साइटिंग टीम में से एक बन सकता है, एक्चुअली बन चुकी है। यंग टैलेंट चेक, टेक्निकल क्वालिटी चेक, डबल चेक, बिग मैच मेंटालिटी चेक, लमीन यमाल, पेड्री, गावी, यू से द नेम, पाउ कुबारसी। इतनी कम उम्र में भी वो अनबिलीवेबल मैच्योरिटी दिखाते हैं स्पेन के सभी प्लेयर्स। ये टीम सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, ये फ्यूचर भी है स्पेन का। तो इसलिए स्पेन का फ्यूचर इनक्रेडिबली ब्राइट है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, तो मुझे ये लगता है कि उनकी रियलिस्टिक सीलिंग्स सेमीफाइनल्स तक ही हैं। यहाँ मैक्सिमम मे बी 10-20% चांस ऑफ फाइनल्स कि वो खेल सकते हैं फाइनल्स। और इसका रीज़न सिर्फ फुटबॉल क्वालिटी नहीं है, एक फैक्टर है जिसके बारे में लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा है, क्लाइमेट के बारे में। अब इस बार का वर्ल्ड कप आपको पता ही है आप सबको कि नॉर्थ अमेरिका में है, और नॉर्थ अमेरिका के वेन्यूज़ कंडीशंस काफ़ी हॉट और ह्यूमिड हो सकती हैं। इट कैन बी, इट माइट बी। अब यूरोपियन टीम्स ऑब्वियसली क्वालिटी में किसी से कम नहीं है, लेकिन ऐसे वेदर कंडीशंस में फुटबॉल का नेचर चेंज हो जाता है। टेम्पो स्लो होता है, रिकवरी भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, प्लेयर्स थक जाते हैं,
प्लेयर्स एनर्जी कंजर्व करने लगते हैं और पोजेशन बेस्ड टीम्स को भी अपना अप्रोच एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम प्रीमियर लीग या ला लीगा जैसे एंड टू एंड हाई इंटेंसिटी फुटबॉल मैच नहीं देखने वाले, क्योंकि मैचेस ज़्यादा टैक्टिकल हो सकते हैं, कैलकुलेटेड हो सकते हैं, ज़्यादा केजी हो सकते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में टीम्स के लिए अपोजिशन को ब्रेक डाउन करना काफ़ी मुश्किल होगा। हर गोल की वैल्यू बढ़ जाएगी, हर मिस्टेक महंगी पड़ेगी हर टीम को। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होगा अगर टूर्नामेंट रीसेंट वर्ल्ड कप्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो स्कोरिंग होगा, क्योंकि जब वेदर, प्रेशर और नॉकआउट फुटबॉल का मिश्रण हो जाता है ना, तब मैजिक मोमेंट्स ही मैचेस डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक द प्लेयर्स हु आर स्पेशल फॉर देयर टीम्स विल बी डिसाइडिंग द मैचेस फॉर देयर टीम्स। सो डोंट रूल आउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्पेशल प्लेयर की बात कर रहे हैं तो पोर्चुगल पे आते हैं। पोर्चुगल की बात और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए, सच तो ये है कि रोनाल्डो अपनी पीक ईयर्स में नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सप्लोसिव पेस, उनकी प्राइम फिजिकलिटी, वो सब कुछ पीछे छूट चुका है सारा। लेकिन एक चीज़ को कभी उनसे नहीं छीन सकते हम, जो है गोल्स, बिग मोमेंट्स, प्रेशर में डिलीवर करने की आदत। मैं मानता हूँ कि पोर्चुगल के पास कोई भी ऐसा आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है जो रोनाल्डो को कंफर्टेबली बेंच कर सके, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जीतना है तो रोनाल्डो का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन पोर्चुगल सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं है, ये शायद पोर्चुगल की हिस्ट्री की सबसे कंप्लीट स्क्वाड्स में से एक है। डियोगो डालो, जो कैंसेलो, नूनो मेंडेज, रूबन डियाज, विटीनिया, जो नेवेज, ब्रूनो फर्नांडिस, तो ये सब प्लेयर्स, हर एक डिपार्टमेंट की क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, आसानी से नज़र आ रही है। और इसीलिए मेरे लिए पोर्चुगल टूर्नामेंट जीतने के सबसे बड़े कंटेंडर्स में से एक है। अगर फ्रांस को मैंने नंबर 1 बोला है तो पोर्चुगल को आप नंबर 2 मान के चलो मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इंग्लैंड और जर्मनी की, और शायद ये मेरी सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड या जर्मनी इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक ही जा पाएंगे। इंग्लैंड की प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो शायद दुनिया की किसी भी टीम से कम नहीं है उनमें। हैरी केन वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। प्रॉब्लम है बिग मोमेंट्स, 2018 वर्ल्ड कप, यूरो 2021 फाइनल, यूरो 2024 फाइनल स्पेन से हारे। जब भी किसी एलीट ऑपोजिशन का सामना होता है इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड अक्सर प्रेशर के नीचे टूट जाता है। इसलिए मैं उन्हें क्वार्टर फाइनल कंटेंडर्स तो मानता हूँ, लेकिन चैम्पियंस नहीं। जर्मनी की कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। फुटबॉल हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट नेशंस में से एक होने के बावजूद उनका रीसेंट टूर्नामेंट रिकॉर्ड काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है, और जब तक वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को दोबारा नहीं ढूंढ लेते, मैं उन्हें क्वार्टर फाइनल से आगे जाता देख भी नहीं सकता। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी टीम की जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते करते थक गए, द नेदरलैंड्स। द ऑरेंज आर्मी 2010 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 का ब्रिलियंट रन, 2022 में अर्जेंटीना को सबसे टफ चैलेंज देने वाली टीम्स में से एक। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि नेदरलैंड दुनिया की सबसे अंडररेटेड टीम है, नेशनल टीम्स में से एक है, क्योंकि हो सकता है उनके पास फ्रांस या पोर्चुगल जैसे सुपरस्टार्स नेम्स ना हो, सुपरस्टार प्लेयर्स ना हो, लेकिन उनके पास बैलेंस है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास डिसिप्लिन है, क्रिएटिव मिडफील्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, वर्जिल वैन डाइक में है ना, मिकी वैन डे वीन। और टूर्नामेंट फुटबॉल में यही चीज़ें मैचेस जिताती हैं। स्ट्राइकर्स विन्स यू मैचेस, डिफेंस विन्स यू टूर्नामेंट्स। और अगर नेदरलैंड्स मोमेंटम पकड़ लेती है तो सेमीफाइनल तक जाना बिल्कुल मुझे सरप्राइज़ नहीं करेगा उनका। अब आते हैं नेक्स्ट टीम हमारी, बेल्जियम। अब दोस्तों, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन की कहानी लगभग ख़त्म ही हो गई है। केविन डे ब्रुयना, रोमेलू लुकाकू और कुछ एक्सपीरियंस नेम्स, थिबो कोर्टवा, लेकिन वो लेजेंडरी स्क्वाड जैसे कभी फुटबॉल का गोल्डन प्रोजेक्ट कहा जाता था, अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। बेल्जियम ग्रुप स्टेज से तो निकल ही सकती है, लेकिन उसके बाद का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स की सीलिंग बेल्जियम से ज़्यादा बढ़कर आ रही है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, स्विट्ज़रलैंड हर एक वर्ल्ड कप में बहुत, मतलब बड़े टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप, यूरोज़ में बहुत
अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत क्वाइटली अच्छा परफॉर्म कर जाती है, कभी राउंड ऑफ 16 में, कभी क्वार्टर फाइनल्स में, कभी, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत डेंजरस है। लेकिन जिस टीम को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो है नॉर्वे। यंग है, फियरलेस है, फास्ट, हंग्री, एनर्जेटिक, और सबसे बड़ी बात उनके पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड है अर्लिंग हालैंड। ऐसा स्ट्राइकर जो एक हाफ चांस को भी गोल में कन्वर्ट कर सकता है। मार्टिन ओडेगार्ड जैसे क्रिएटिव मिडफील्डर्स हैं, और पूरी टीम में एक फ्रेश एनर्जी नज़र आती है। अगर नॉर्वे नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाती है इस बार, तो कोई भी उनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अब स्कॉटलैंड भी एक हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन साइड है। बहुत सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छी अच्छी टीम्स में खेलते हैं। स्कॉट मैकटोमिने जैसे बड़े प्लेयर्स बड़े मोमेंट्स क्रिएट करते हैं वो, लेकिन रियलिस्टिकली राउंड ऑफ 16 उनके लिए उनकी मैक्सिमम लिमिट लगती है मुझे। तब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। तो इस बार जैसे आप सबको पता ही होगा कि 48 टीम वर्ल्ड कप के साथ अफ्रीका से भी ज़्यादा टीम्स नज़र आएंगी, और मुझे लगता है कि अफ्रीकन फ़ुटबॉल इस टूर्नामेंट में बड़ा कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो हम मोरक्को, द एटलस लायंस, इनकी बात करेंगे, और ये नाम उन्हें बिना वजह नहीं दिया गया, द एटलस लायंस। पिछले वर्ल्ड कप में आप सब जानते हैं, हम सब ने इतना देखा था कि किस तरह उन्होंने अपने फ़ुटबॉल की दुनिया को हिला के रख दिया था। पैशन, इंटेंसिटी, डिफेंसिव डिसिप्लिन और कभी हार न मानने वाली मेंटालिटी, मोरक्को फिर से किसी भी जायंट को नॉकआउट कर सकती है इस बार। सेनेगल भी हमेशा की तरह डेंजरस साइड रहेगी, फिजिकलिटी, पेस और अटैकिंग थ्रेट के साथ। इजिप्ट के पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड मोहम्मद साला, और जब आपके पास दुनिया के बेस्ट अटैकर्स में से एक प्लेयर हो तो आपको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओमार ममूश ऑफ मैनचेस्टर सिटी एज वेल। नाउ अब हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट की। यंग टैलेंट से भरी हुई टीम है, आमाद डियालो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और घाना भी अपसेट क्रिएट करने की एबिलिटी रखती है। अब हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया से मैंने पिक जो किया है, मेरी डार्क हॉर्स टीम हो सकती है जापान। हाँ भाई, जापान। अगर कोई नॉन फेवरेट टीम मुझे लगती है जो सबको सरप्राइज कर सकती है तो वो है जापान। टेक्निकली ब्रिलियंट, टैक्टिकली डिसिप्लिन्ड, इनक्रेडिबल वर्क रेट और यूरोपियन फुटबॉल में खेलने वाले टॉप लेवल प्लेयर्स, कायरू मिटोमा जैसे। मेरे लिए जापान सिर्फ डार्क हॉर्स नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट का सबसे डेंजरस स्लीपर टीम है। उसके साथ साथ साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ये सब टीम्स भी नॉकआउट राउंड्स में पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और फिर हैं हमारी जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान, जो इस बार डेब्यू कर रही हैं वर्ल्ड कप में। नए चेहरे, नई एनर्जी, नया सपना, न्यू ड्रीम्स। वो वर्ल्ड कप में इनके लिए इतना भी काफ़ी होता है कि कोई इनको सीरियसली ना ले, और फिर जाके पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर देते हैं ये, जैसे कि मोरक्को ने किया था पिछली बार। तो गाइस अब बात करेंगे हम होस्ट की। द नॉर्थ अमेरिकन होस्ट, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये को होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप को इस साल। तो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑनेस्टली मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का लगता है कि वो लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। ये टीम यंग है, एनर्जेटिक है, एथलेटिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इस बार, तो होम क्राउड, होम एटमॉस्फेयर, होम प्रेशर और होम एडवांटेज, ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट फुटबॉल में बहुत मैटर करती हैं। और मॉरिशियो पोचेटिनो के अंडर ये टीम काफ़ी ऑर्गेनाइज नज़र आती है। उनके प्लेयर्स यूरोप की टॉप लीग्स में खेलते हैं, जैसे क्रिश्चियन पुलिसिक, टाइलर एडम्स, है ना। तो ये वहीं खेल के एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यूएसए क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकती है इस साल। उससे आगे जाना मुश्किल होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स बिल्कुल पॉसिबल है। अब बात करते हैं कनाडा की। तो गाइस मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कनाडा यूएसए से भी ज़्यादा डेंजरस है। उनके प्रेजेंट कोच का नाम है जेसी मार्श, जिनके अंडर ये टीम अग्रेसिव फुटबॉल खेलती है, फास्ट फुटबॉल, डायरेक्ट, फियरलेस, और टूर्नामेंट फुटबॉल में यही सारी चीज़ें काम आती हैं। कभी कभी आपको यही अप्रोच के साथ जायंट्स को भी परेशान कर सकते हो, बड़े फुटबॉल जायंट्स को। तो गाइस मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको वर्ल्ड कप की परमानेंट गेस्ट लगती है मुझे। जब से छोटे बचपन से लेके आज तक मैंने आज देखा है कि हर वर्ल्ड कप में हर बार हर किसी न किसी बड़ी टीम को परेशान करती है वो, विद देयर हाई इंटेंसिटी, पैशन, फास्ट ट्रांजिशंस, और लैटिन अमेरिकन फुटबॉल का टिपिकल फ्लेयर होता है उनमें। क्लाइमेट भी उनके फेवर में जा सकता है इस बार,
इसलिए मैक्सिको को कभी कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, बहुत बड़ी गलती होगी जो करेगा। लेकिन गाइस अब हम पहुंच गए हैं फुटबॉल का असली घर में, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं है, एक रिलीजन है, एक इमोशन है। जैसे क्रिकेट इंडिया में इमोशन है ना, एक रिलीजन है, वैसे ही फुटबॉल वहाँ पे रिलीजन और इमोशन है, एक लाइफस्टाइल है। हाँ गाइस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका की, और साउथ अमेरिका की बात अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। दीज आर द टू नेशंस विच हैव वन द मोस्ट वर्ल्ड कप्स कंबाइंड। अर्जेंटीना के बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं, तो अब बात करेंगे हम ब्राज़ील की। और मुझे लगता है ब्राज़ील इस बार बहुत डेंजरस हो सकती है, सिर्फ प्लेयर्स की वजह से ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री की वजह से ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की वजह से जिसका नाम है कार्लो एंचेलोटी। फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल मैनेजर्स में से एक ऐसा मैनेजर है जो प्रेशर को समझता है, नॉकआउट फुटबॉल को समझता है, और ट्रॉफीज़ जीतने जैसी आदत है उसे, ट्रॉफीज़ टीम्स को जिताता है। इसलिए मुझे लगता है कि ब्राज़ील सेमीफाइनल्स तक तो ज़रूर पहुंचेगी, और अगर कभी कुछ उनका क्लिक कर गया तो फाइनल भी, और शायद ट्रॉफ़ी भी ले जाएगी। नेमार की फ़िटनेस एक इशू है, उसमें बड़ा क्वेश्चन रहेगी, लेकिन अगर नेमार फिट रहा तो ब्राज़ील का अटैक किसी भी डिफेंस के लिए नाइटमेयर होगा। तो गाइस यूरुग्वे की बात करें तो ये एक नई यूरुग्वेन टीम है। लुइस सुआरेज और एडिनसन कवानी के गोल्डन ईयर्स अब पीछे रह गए हैं, अब तो रिटायर कर गए हैं वो दोनों, लेकिन यूरुग्वे की फाइटिंग स्पिरिट कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे हमने अर्जेंटीना की बात की थी कि दे प्ले लाइक एनिमल्स, यूरुग्वे के बारे में भी हम सेम बात कर सकते हैं। कोलंबिया भी एक डेंजरस साइड है, हेमेस रोड्रिगेज के एक्सपीरियंस के साथ और टैलेंटेड स्क्वाड के साथ वो राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स तक जा सकते हैं। पैराग्वे और एक्वाडोर भी अपसेट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इसी वजह से साउथ अमेरिका शायद इस टूर्नामेंट का सबसे कंपेटिटिव कॉन्टिनेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर मुझे अपनी फाइनल प्रेडिक्शन देनी हो, मेरे बिगेस्ट फेवरेट्स हैं फ्रांस, पोर्चुगल और ब्राज़ील। डार्क हॉर्स मेरा होगा, आपसे मैंने पहले बात कर ही ली है, जापान। मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनमें। सबसे अंडररेटेड टीम होगी नेदरलैंड्स, और सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज रहेगा नॉर्वे। लेकिन वर्ल्ड कप की खूबसूरती गाइस यही है कि प्रेडिक्शन सारी फेल हो जाती हैं, रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, न्यू हीरोज़ पैदा होते हैं, और लेजेंड्स अमर हो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन को स्मैश कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक यहाँ फुटबॉल ही फुटबॉल होने वाला है। मैच प्रीव्यूज़, प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स, प्लेयर एनालिसिस और वर्ल्ड कप की हर बड़ी कहानी से जुड़े रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय द ब्यूटीफुल गेम एंड रिमेंबर, football doesn't just create memories, it creates history.